superconductivity. This is the chapter that we will start today. So, according to कामरलिन गॉन्स, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने सुपर कंडक्टिविटी को इन्वेंट किया या डिस्कवर किया। तो उसके मुताबिक एक्चुअली वो क्या रहा था कि ही वाज कूलिंग ए सैंपल ऑफ मरकरी। तो हमें मालूम है कि मरकरी इज ए मेटल एंड ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीजें हमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ी और हमें यह भी मालूम है कि एक मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो आपने इक्वेशन पढ़ी है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन होती है। तो व्हाट कामरलिन गॉन्स ही वाज डूइंग, इधर उसने रखा हुआ था रेजिस्टेंस, इस तरफ उसने रखा हुआ था टेम्परेचर और यूनिट था डिग्री सेंटीग्रेड्स में। तो हमें मालूम है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो बट एक्चुअली ही वाज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली फ्लो लेफ्ट से राइट नहीं होगा, राइट से लेफ्ट होगा। तो ही वाज डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इस बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये तो था, ये पॉइंट जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गया, ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा था। तो ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, जैसे जैसे आप मरकरी को कूल कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस 0 होता जाएगा। बट व्हाट हैपेंड, ऑल ऑफ ए सडन इसका रेजिस्टेंस इस लाइन से चेंज हो गया और ये जो टेम्परेचर था ये 4.18 केल्विन था। इज इट ओके? और एक्चुअली में ये जो 4.18 केल्विन है, अगर आप इसको उसके मुताबिक मरकरी का ये जो रेजिस्टेंस है ये 0 होना चाहिए था यहां पे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 0 होना चाहिए था क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 है जिसको क्या आप 0 केल्विन भी कहते हो। लेकिन ये हो कहां पे गया? 4.18 केल्विन के ऊपर। अगर आप इसको चेक करो तो ये 4.18 केल्विन जो है ये -268.97 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो यहां पे आके इसका रेजिस्टेंस सडनली 0 हो गया और उससे पहले रेजिस्टेंस इसका धीरे धीरे 0 हो रहा था। तो अगर ये मरकरी का इस इक्वेशन को फॉलो करती है मान लो, तो इस इक्वेशन मुताबिक रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए था -273.15 केल्विन के सेंटीग्रेड के ऊपर या फिर 0 केल्विन के ऊपर, लेकिन हो गया उससे पहले। तो उसके मुताबिक ये चीज एक सरप्राइज था और ये उसने इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी नाम बताया। सुपर कंडक्टिविटी इसलिए क्योंकि ये कंडक्टर से बेटर परफॉर्म बिहेवियर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 केल्विन पे होना था 0, लेकिन इस मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 से पहले ही हो गया। प्लीज रिमेंबर हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो यहां पर है कहीं 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और जब हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी चीज को कूल करेंगे तो याद रखिए 0 केल्विन बाद में आता है और 4.18 केल्विन पहले आता है अगर हम कूल करेंगे। तो उस मुताबिक इट इज इजी टू अचीव 4.18 केल्विन एंड डिफिकल्ट टू अचीव 0 केल्विन। तो इसका मतलब मरकरी का ये जो बिहेवियर है, इसका रेजिस्टेंस जो कि 0 हो गया 4.18 केल्विन के ऊपर, ये नॉर्मल कंडक्टर्स के बिहेवियर से बेटर है क्योंकि इसको अचीव करना इजी है। तो उसने इसको सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना नाम दिया। और जो मटेरियल्स इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मींस जिन मटेरियल्स का भी रेजिस्टेंस 0 केल्विन से पहले 0 हो जाता है, तो उन सभी को उसने सुपर कंडक्टर्स की कैटेगरी में रखा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द लॉस ऑफ रेजिस्टेंस और resistivity of a substance when it is cooled below a specific temperature, उस टेम्परेचर को हमने नाम रखा called critical temperature। when a substance is cooled below a certain temperature और इसका रेजिस्टेंस जो है लॉस हो जाए, 0 हो जाए। So the loss of resistance or resistivity of a substance when it is cooled below a specific temperature is called superconductivity, and materials which
शो दिस प्रॉपर्टी आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। तो वो मटेरियल्स जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने प्लस टू में भी पढ़ी है, यहां तक आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। तो अब हम ये जो ग्राफ हमने सेंटीग्रेड में किया था प्रीवियस पेज में, अगर हम देखें इस ग्राफ को हम अगर केल्विन स्केल पे प्लॉट करें, जो कि ज्यादा बेहतर है हमें समझने के लिए। ये चैप्टर दो हिस्सों में है। पहला चैप्टर है एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये होता है, ठीक है। और दूसरा है मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग का मतलब एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है बेटा। हाँ जी सर। नेक्स्ट है अब हमारा जो इस सुपर कंडक्टिविटी का मरकरी का जो डायग्राम था रेजिस्टेंस वाला, इसको हम केल्विन स्केल में प्लॉट करना चाहते हैं। तो केल्विन स्केल में हमें मालूम है टेम्परेचर 0 केल्विन से नीचे जा नहीं सकता, और यहाँ पे टेम्परेचर हम केल्विन में प्लॉट कर रहे हैं, सेंटीग्रेड में प्लॉट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम हमें ज्यादा आसानी से समझ लग जाएगा। तो केल्विन स्केल में ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास करेगा, इधर हमारा रेजिस्टेंस होगा और इधर हमारा टेम्परेचर है, और यहां पे जाके ये 4.18 केल्विन जो है इसके ऊपर ये रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो ये हमने नोटिस किया। अब क्योंकि हमने सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले मरकरी में ये नोटिस की गई, तो इस टेम्परेचर को जो 4.18 केल्विन है उसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर नाम दिया। तो हम अब नेक्स्ट डेफिनेशन देंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका सिंबल हम टीसी रखेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि द मिनिमम टेम्परेचर टू विच a material must be cooled so that its resistance becomes 0 is called critical temperature। वो टेम्परेचर जहां तक मटेरियल को ठंडा करना जरूरी है ताकि उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो फॉर मरकरी इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट Tc इज इक्वल टू 4.18 केल्विन, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स के लिए इसको 4.2 केल्विन माना करेंगे। अब क्योंकि ये नई चीज थी, इसको ऑब्जर्व किया गया, तो जब हमने मरकरी के लिए ये देख लिया तो उसके बाद साइंटिस्टों ने देखा कि क्या और मटेरियल्स भी ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उसके बाद दूसरा मटेरियल जिसमें ये प्रॉपर्टी दिखाई दी वो था हमारा लेड। और लेड के लिए जो रेजिस्टेंस 0 हुआ वो 0 हुआ लेड के लिए 7.1 केल्विन के ऊपर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, याद रखो मैंने पहले थोड़ी देर पहले अभी कहा है कि आमतौर पे हम जिस टेम्परेचर के ऊपर बैठे होते हैं, जो धरती का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम कूलिंग करें तो कौन सा टेम्परेचर पहले आएगा, 7.1 केल्विन के 4.1 केल्विन? बताइए। 7.1 सर। वेरी गुड, 7.1 केल्विन पहले आएगा। 7.1। वेरी गुड। तो ये 7 अच्छा, एक बात याद रखना है, इस चैप्टर में ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर और लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर आपको याद रखना पड़ेगा। अगली बात, अगर मैं आपसे कहूंगा एक क्वेश्चन, मान लीजिए मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आउट ऑफ मरकरी एंड लेड विच इज बेटर सुपर कंडक्टर? हाँ जी, आप किसका आंसर दोगे, लेड और मरकरी? सर लेड। लेड आंसर इज करेक्ट। लेड सर। आंसर इज इक्वल टू लेड। लेड इज बेटर सुपर कंडक्टर क्योंकि इसकी सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करना इजी है। अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जो आपने प्लस 2 में पढ़ा होगा,
और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उसका सही जवाब दोगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आउट ऑफ मरकरी एंड लेड विच इज बेटर कंडक्टर? सर मे बी सर मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, मरकरी को हम यूज नहीं कर पाते क्योंकि एट रूम क्योंकि टेम्परेचर इट इज ए लिक्विड। क्योंकि लेड पुअरेस्ट है सर। हाँ जी, ठीक है ना। लेड मरकरी से बेटर कंडक्टर नहीं है, पर हम लेड को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि लेड सॉलिड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसकी वायर बनानी इजी है। इज इट ओके? तो लेकिन अब यहां पे जब सुपर कंडक्टर बनाने की बात आई, आपने प्रोसेस कौन सा नोटिस किया? कूलिंग। कि जो अच्छा कंडक्टर है वो अच्छा सुपर कंडक्टर नहीं बन पाया। आपने नोटिस किया कौन है अच्छा कंडक्टर? मरकरी। मरकरी। लेकिन अच्छा सुपर कंडक्टर कौन बन गया? लेड। लेड बन गया। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, हमने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन ये है कि गुड कंडक्टर्स आर नॉट गुड सुपर कंडक्टर्स, और इसका जवाब देना बाकी है, यानी कि वाई। तो प्लीज रिमेंबर टुडे वी हैव सुपर कंडक्टर्स फॉर विच टीसी इज एज हाई एज 135 केल्विन। अब आप मुझे बताओ 4.1 और 7.1 आपने जवाब खुद ही दिया है, उससे अचीव करना क्या इजी था? 7.1। अब 7.1 और 135 इसमें से क्या अचीव करना ज्यादा इजी है? 135। बट इनको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, आज की डेट में दीज आर कॉल्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। और आपको हैरानी वाली बात दूं कि बट दीज मटेरियल्स आर अलॉयस। ये मेटल्स ही नहीं है, अलॉयस है। ठीक है ना, यानी कि कॉपर, ठीक है, ऑक्साइड्स, इनको गार्नेट्स हम कह देंगे। लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो अलॉयज हैं, गार्नेट्स जो हैं, ठीक है ना, इनमें आप इनको आप मेटल्स से बेटर कंडक्टर जानते थे कि मेटल से वर्स कंडक्टर से जानते थे आज तक? हाँ जी बताओ, सबसे बेस्ट कंडक्टर पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं? मेटल्स हैं कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं? मेटल्स हैं ऑब्वियसली। मेटल्स। और जब सुपर कंडक्टर बनाने की बात आई तो बेटर सुपर कंडक्टर्स कौन से बने? अलॉयज। एलॉयज। इज इट ओके? तो इससे भी ये बात सपोर्ट होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है हमारी अगेन के इज इट ओके बेटा? यहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन ही, इंपिरिकल पार्ट ही चल रहा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ऑन व्हाट फैक्टर्स क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स टीसी डिपेंड्स? देखिए तो मरकरी का है 4.18 और लेड का है 7.1 केल्विन और अलॉयज का है यस हाई, वेरी हाई। तो इसका आंसर होगा, वेरी सिंपल आंसर विल बी देयर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। इज इट ओके? ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो पार्ट है वो हमने, क्योंकि हमने सुपर कंडक्टिविटी अभी ऑब्जर्व की है, तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ लें। अब हमारे पास जो एक नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट हमने अभी देखा कि मरकरी में जो हमारा ये जो टेम्परेचर था, क्रिटिकल टेम्परेचर था, ये 4.18 केल्विन था। प्लीज रिमेंबर दैट मरकरी हैज टू आइसोटोप्स। एक मरकरी होती है जिसका मास नंबर होता है 198, दूसरी मरकरी होती है जिसका मास होता है 200। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमारे एक एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा लिखा जाता है? बताइए। टेबल आंसर इज द वन विच इज मोर एबुडेंट।
ठीक कह रहा हूं ना? यस सर। ठीक है जी। तो ये जो इसका मतलब देयरफॉर जो कामरलिंग ओन्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कौन से आइसोटोप के ऊपर किया होगा? 198 के ऊपर। देयरफॉर Tc equal to 4.18 Kelvin was for more abundant isotope, that is mercury 198. So it was observed that Tc of this isotope was smaller than Tc of this isotope, यानी कि हैवी आइसोटोप्स का छोटा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और लाइट आइसोटोप का बड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ये इस इफेक्ट को नाम तक बताया गया आइसोटोपिक इफेक्ट। तो हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे द वेरिएशन ऑफ critical temperature for different isotopes of a single element is called isotopic effect. ठीक है जी। तो it was experimentally found that experimentally हमें ये नोटिस हमने किया कि if M1, M2 are masses of two isotopes of a single element and Tc1, Tc2 are their critical temperatures respectively, then experiment करके हमने ये नोटिस किया कि Tc1 multiplied by square root of M1 and Tc2 multiplied by square root of M2 was equal. In general, Tc into square root of M can be written as constant, क्योंकि हमने प्लस 2 में पढ़ा है अगर P1 V1 is equal to P2 V2 हो जाए तो हम उसको PV is equal to constant लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। Therefore, you will get Tc is inversely proportional to 1 divided by square root of M. ये एक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट से हमने करके देखी, इसको मैं 1 कह देता हूं। तो आइसोटोपिक इफेक्ट की हम यहां पे दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं। वो दूसरी डेफिनेशन आइसोटोपिक इफेक्ट की क्या है? तो देयरफॉर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एन एलिमेंट is inversely proportional to square root of its isotopic mass। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बट आइसोटोपिक इफेक्ट, ये तुम्हारा रोशन कुमार तुम्हारा सवाल था, बट आइसोटोपिक इफेक्ट हैज गिवन फिजिसिस्ट एन हिंट, एन नहीं ए होगा, ए हिंट टू अंडरस्टैंड द रीजन और कॉज ऑफ superconductivity, but isotopic effect has given physicists a hint to understand the reason or cause of superconductivity because isotopic effect is also obeyed by device temperature। कोई बच्चा मुझे बता सकता है डिवाइस टेम्परेचर क्या होता है? TD, that is TD is proportional to 1 divided by square root of M was या was सर नहीं स्पेसिफिक हीट और सॉलिड के लिए यूज होता है। वेरी गुड, इज ए वेल नोन इफेक्ट बिफोर सुपरकंडक्टिविटी। तो ये मैं रफ वर्क में करवाऊंगा। आपने प्लस 2 में ये बात की होगी कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स जो है वो सभी मटेरियल की टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। प्लस 2 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक हीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। आप कहते थे, एक ला था आपका कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज हाफ kT एनर्जी, और सॉलिड में एक एटम की 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल होगी वो हो जाएगी हाफ kT 1 डिग्री के लिए। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक एटम की 6 होती हैं और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स होंगे एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारा आ जाएगा
3, उसके बाद क्या आ जाएगा N0 और K एंड T। एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो तो गैस कांस्टेंट आ जाता है 3RT। तो ये 3RT बन जाएगा। और स्पेसिफिक हीट जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दैट इज DU, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, वो 1 है क्योंकि हमने एवोगैड्रो नंबर लिया है, तो ये होता है N, एंड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज्ड, तो N क्योंकि 1 है तो ये DU बाय DT हो जाएगा। और अगर 3RT का आप डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो क्या आंसर आएगा 3R, और ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट। इज इट ओके? तो ये हमने +2 में पढ़ा था कि सभी सॉलिड्स को 1 डिग्री अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाना हो तो चाहे वो सॉलिड मरकरी हो, चाहे आयरन हो, चाहे वो लेड हो, कोई भी सॉलिड हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए 1 मोल के लिए वो 3R होती है। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके इस लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश की तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन हुआ पता क्या, इस तरफ हमारी है स्पेसिफिक हीट, इस तरफ है हमारा टेम्परेचर। तो हुआ ये कि हायर टेम्परेचर्स के ऊपर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि प्रेडिक्शन कहती है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट लोअर टेम्परेचर के ऊपर ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने लग पड़ता है, और स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू T³ एट लोअर टेम्परेचर्स। और वो टेम्परेचर जिससे पहले ये लॉ ओबे नहीं होता उस टेम्परेचर को डिवाइस टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जो लॉ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑल सॉलिड्स इज कांस्टेंट, एक खास टेम्परेचर से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तब ये वैलिड होता है, उसके नीचे स्पेसिफिक हीट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर को हम डिवाइड टेम्परेचर कहते हैं, जो कि इन दो सिचुएशंस को अलग करता है। और डिवाइड टेम्परेचर भी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास होता है, आइसोटोपिक मास। नाउ वी हैव, हमें क्या पता चला, एक तो TC ये हमने सुपर कंडक्टिविटी में नोटिस किया, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m किया। दूसरा हमने TD प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m ये नोटिस किया। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा TC अपॉन TD इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां से हमारी एक बड़ी अच्छी कंक्लूजन निकलेगी कि TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TD। आपको मालूम है ये जो डिवाइड टेम्परेचर है या ये जो स्पेसिफिक हीट है ये जुड़ी होती है, स्पेसिफिक हीट का कारण क्या होता है बेटा, लैटिस के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं। हमारे पास एक अच्छी कंक्लूजन आ गई क्योंकि TC और TD हमारे इंटर रिलेटेड हैं, तो देयरफॉर इंटर रिलेशन ऑफ TC and TD tells us that one possible reason for superconductivity could be, yes, क्या होना चाहिए? हाँ जी रोशन कुमार, आपने सवाल पूछा था सुपर कंडक्टिविटी का अगर आपने कारण ढूंढना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? जवाब क्या है? लैटिस वाइब्रेशंस। ठीक है जी। एंड इट लेटर ऑन टर्न्ड आउट टू बी ट्रू, बाद में यही चीज सही पाई गई। और इस कंसेप्ट को क्लियर करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। द फेमस थ्योरी वाज, कोई बच्चा किसी ने नाम सुना हो ऑफ सुपर कंडक्टिविटी? क्योंकि मैं क्लास में कराऊंगा लास्ट लेक्चर में, हमारा लास्ट लेक्चर इसी के, चौथा लेक्चर इसी के ऊपर होगा। यस, वाज, इसको कहते हैं BCS थ्योरी, बार्डी कूपर। तीसरे के स्पेलिंग्स शायद मैं गलत लिख दूं, लेकिन बोलते उसको शिफर है, स्पेलिंग्स मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। ठीक है। गॉट नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क ऑन सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी टिल डेट, इवन आज की डेट में भी, टिल डेट दिस थ्योरी इज द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी। दिस थ्योरी इज मोस्ट सक्सेसफुल। टाइम हो गया सर, एक्सप्लेनिंग, बस मैं रुकने वाला हूं, सुपर कंडक्टिविटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।